लाशें सिर्फ सिविलियंस की गिरती हैं। हुजूम दीवार तोड़कर छावनी के अंदर दाखिल हो गया। उनके हाथ में डंडे, ईंटें और पत्थर थे। एक आध नौजवान के पास पिस्तौल और राइफल भी थी। वो छावनी की सड़कों पर दौड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सामने छावनी का राशन डिपो था। नौजवान डिपो में दाखिल हो गए और उन्होंने आटे, दाल और चीनी के तोड़े लूटना शुरू कर दिए। वो घी के डिब्बे और कनस्तर भी उठाकर दौड़ पड़े। फौजी जवान साइड पर खड़े होकर खामोशी से देखते रहे। एक आध नौजवान ने उन पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन हुजूम में मौजूद समझदार लोगों ने उनका हाथ रोक लिया। ये खेल आधे घंटे तक चलता रहा। अचानक एक वायरलेस कॉल आई। फौजी जवान सीधे हुए और मेगाफोन पर वार्निंग दे दी। मुजाहिरीन चंद लम्हों के लिए रुके, लेकिन फिर दोबारा लूट मार में मसरूफ हो गए। जवानों ने उसके बाद हवाई फायरिंग शुरू कर दी। लोग ठटके और उनमें से समझदार लोग फौरी तौर पर भागकर बाहर चले गए, लेकिन जज्बाती और नातजुर्बेकार अभी तक बाज न आए। और फिर उसके बाद राइफलें सीधी हुई और 5 मिनट में छावनी मुकम्मल तौर पर खाली थी। हुजूम घी के डिब्बे और आटे, चीनी और दालों की बोरियां भी सड़कों पर फेंक कर भाग गए थे। और फिर 2 घंटे बाद वहां टूटे डंडों, बिखरी ईंटों और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। ये मंजर 19 जुलाई बन्नू का था। बन्नू में हजारों लोगों ने छावनी पर यलगार कर दी थी। सोशल मीडिया पर इस यलगार को इनकलाब का नाम दिया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई कि अवाम फौज के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये कोशिश 9 मई 2023 को भी की गई। पाकिस्तान के 200 दिफाई मकामात पर हमला हुआ, खौफनाक तोड़फोड़ हुई और इससे ज़्यादा खौफनाक सोशल मीडिया कैंपेन की गई। लेकिन दोनों का नतीजा क्या निकला? बन्नू में 5 मिनट में छावनी खाली थी और 1 लाख लोग कहां चले गए किसी को कुछ समझ नहीं आई। जबकि 9 मई के बाद 11 मई आई और फिर पूरा मुल्क खुला था और बकौल इमरान खान 10,000 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। उनमें से 90% मुआफीनामा लिखकर घर वापस आ गए थे, जबकि बाकी 15 माह से जेलों में हैं। और दुनिया भर की मीडिया कैंपेन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तारीखी करारदाद और अदालतों के फैसलों के बावजूद उनके बाहर आने के कोई आसार नहीं। इमरान खान ने भी 8 फरवरी के इलेक्शन में मौजज़ाती कामयाबी हासिल की। ये 98% मुकदमात में रिहा भी हो गए और उन्हें मुकम्मल जमानतें भी मिल गईं। उनकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पार्लिमानी तस्लीम कर लिया और आइन में गुंजाइश पैदा करके पार्टी को वो सहूलतें भी दे दी जो उसने मांगी ही नहीं थी। मगर इसके बावजूद इमरान खान आज भी जेल में है और पार्टी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और बज़ाहिर दोनों के लिए रिलीफ का कोई चांस नहीं। ये हक़ाइक़ क्या साबित करते हैं? ये साबित करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल तगड़ी होती है और ये अगर कोई चीज़ ठान ले तो फिर वो होकर रहता है, हाँ इसकी कीमत बांग्लादेश की शक्ल में ही अदा क्यों न करनी पड़े। चनाचे ये गलत फहमी है इमरान खान रियासत को लुटा लेंगे या ये छावनियों पर हमला करके उन पर काबिज हो जाएंगे। फौज का किसी भी सूरत में कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको अगर यकीन आए तो आप शाम, लीबिया और इराक के मिसाल ले लें। इन तीनों मुल्कों में क्या क्या नहीं हुआ। मुल्क मट्टी का ढेर बन गया, लाखों लोग मर गए, लेकिन किसी छावनी पर कब्जा हुआ, किसी जनरल का ट्रायल हुआ और न किसी आर्मी चीफ को सज़ा हुई। मुझे शाम, इराक और लीबिया में जाने का इत्तफाक हो चुका है। आप यकीन करें खाना जंगी के दौरान भी छावनियाँ महफूज थीं। शहरों के अंदर हज़ारों सिविलियंस की लाशें पड़ी थीं, मगर छावनी के अंदर मुकम्मल अमन था। लिहाजा आप ये याद रखें कि हम जिस इनकलाब को अवामी समझते हैं उसमें सिर्फ सिविलियन मरते हैं, फ़ौजें महफूज रहती हैं। आप गज़ा की भी मिसाल ले लें, वहाँ लाख लोग मर चुके हैं
पूरे इलाके में कोई इमारत महफूज नहीं, मगर हमास के फौजी इस आलम में भी महफूज हैं। उनकी बिजली बंद हुई, अस्पताल तबाह हुए और न असलहा डिपुओं पर कब्जा हुआ। क्यों? क्योंकि फौजें सरकारी हों या गैर सरकारी अपनी हिफाजत करना जानती हैं। इनकी पहली ट्रेनिंग ही अपने आप को महफूज रखना होता है, लिहाजा ये खौफनाक तरीन हालात में भी अपने आप को बचा लेते हैं। आप 1971 की मिसाल भी ले लीजिए। पाकिस्तान टूट गया और हमारे 90,000 फौजी भारत के कब्जे में चले गए, लेकिन आखिर में सरेंडर करने वाला जनरल नियाजी भी वापस आया। उसे तमाम मुराद भी मिली और वो आज भी लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी कहलाता है। 90,000 फौजी भी जिंदा सलामत भारत से वापस आए, सर्विस ज्वाइन की और मुकम्मल फौजी करियर और प्रमोशंस के साथ रिटायर हुए। जबकि मशरक़ी पाकिस्तान में हज़ारों सिविलियंस एक दूसरे से लड़ कर मर गए। बांग्लादेश में आज भी उनकी इज्तिमाई कब्रें और यादगारें मौजूद हैं। चनाचे फिर इस इनकलाब का नुकसान किसको हुआ, फौज या सिविलियंस को? हमारी आज की सूरत हाल भी इससे मिलती जुलती है। ये याद रखें, हमारा इशू लोकल नहीं है, बैनुल अक़वामी है। इमरान खान की शक्ल में मगरबी दुनिया और भारत को एक ऐसा शख्स मिल गया है जो दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर को दिनों में मट्टी का ढेर बना सकता है, जिसके ज़रिए ये इस मुल्क को 3-4 टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। चनाचे ये मुल्क सूरत हाल का जी भर कर फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान चीन और अमेरिका का जंगी मैदान है। ये दोनों हमारी लाशों पर अपनी अपनी कामयाबी का झंडा लहराना चाहते हैं। और तीसरा, भारत के हाथ जंग के बगैर पाकिस्तान को तबाह करने का मौका आ चुका है और ये भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे इनकलाब समझ रही है। हम इसे हकीकी आज़ादी समझ रहे हैं। असल हकीकत यह है कि हम हकीकी आज़ादी के बजाय मुकम्मल ग़ुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे बिजली के बिलों और दूध पर टैक्स का फैसला IMF कर रहा है। कल जब गलियों में लाशें पड़ी होंगी और पूरा मुल्क अंधेरों में डूबा होगा, तो हम उस वक्त दिन में 1 घंटा बिजली और 5 लीटर पेट्रोल के लिए दुनिया भर के तमाम मुतालबे मानेंगे। आप तस्लीम करें या ना करें, मगर हम शाम, इराक़ और लीबिया बन चुके हैं। बस ऐलान बाकी है, बस इमरान खान का बाहर आना बाकी है और कराची से लेकर तुरखम बॉर्डर तक आग ही आग, डंडे ही डंडे और लाशें ही लाशें होंगी। और इस किश्तो खून में अगर किसी का नुकसान नहीं होगा तो वो फौज होगी। फौज चुपचाप छावनियों में बैठ जाएगी और कोई उस तरफ रुख नहीं करेगा। अवाम एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबा होकर मुल्क तबाह कर देंगे और लाशें समेटने वाले लोग भी नहीं होंगे। हम तबाही के गड्ढे के अंदर बैठे हैं, लेकिन अफसोस किसी शख्स को इसका एहसास तक नहीं। हमें इस होलनाक सूरत हाल से सिर्फ 2 चीज़ें ही बचा सकती हैं। हम पार्लियामेंट और आइन को बाप मान लें। कौमी असेंबली में मौजूद तमाम पार्टियां एक बार इकट्ठी बैठकर आइन पर दोबारा हल्फ ले लें और आइंदा आइन से बाहर निकलकर कोई भी हरकत ना करें। सुप्रीम कोर्ट भी आइन के ताबे हो जाए और अराकीन असेंबली भी। इमरान खान से मुज़ाकरात कर लें, मौजूदा सिस्टम के लिए वक्त लें, बेशक 2 साल का वक्त ले लें और 2026 में शफाफ इलेक्शन कराकर सिस्टम सीधा और साफ कर दें। सियासी मुकदमे न बनाने का हल्फ भी ले लें। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में एक ही बार इजाफा कर दें और उसके बाद एक्सटेंशन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दें। ये फैसला कर लें, दुनिया में अगर तीसरी आलमी जंग भी हो जाएगी तो भी एक्सटेंशन नहीं होगी। वज़ीर आज़म भी 2 मरतबा से ज़्यादा वज़ीर आज़म न बन सके। पार्टियों के अंदर भी इस्लाहात करें और उन्हें भी आइन का हिस्सा बनाएं। मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, मैंने तालीम भी मीडिया की हासिल की थी और मैं इस प्रोफेशन का बेनिफिशरी भी हूँ, लेकिन मैं दिल से समझता हूँ कि इस मीडिया और सोशल मीडिया के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह न्यूयॉर्क में खड़े होकर एतराफ़ करते हैं, जजेस एक टेलीविज़न चैनल की वजह से 9 अप्रैल 2022 की रात 12 बजे अदालत खोलने पर मजबूर हो गए थे, तो फिर पीछे क्या बच जाता है? हमारे मुल्क में अदालतें तक मीडिया से मुतासर होती हैं। ये रात 12 बजे लग जाती हैं
चुनाचे मीडिया की रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं और आखिरी मशवरा, मुल्क की 1% एलीट सिर्फ 5 साल के लिए अपना इंटरेस्ट कुर्बान कर दे। IPPs कैपेसिटी चार्जेस मुआफ़ कर दें, सरमायाकार पूरा टैक्स दे दें और प्रेशर ग्रुप सड़कें बंद न करने का ऐलान कर दें तो हम बच जाएंगे, वरना अल्लाह मुआफ़ करे हम बमुश्किल 1 साल निकाल सकेंगे। जिस दिन फ़ौज ने बैरक्स में वापस जाने और मुल्क को अल्लाह के हवाले करने का ऐलान कर दिया, उस दिन लोग एक दूसरे को चीर फाड़ कर रख देंगे। PTI के लोग नून लीग पर हमला कर देंगे और फ़िरका परस्त एक दूसरे की मस्जिदों और जमात खानों पर कब्ज़ा कर लेंगे और उसके बाद हम चंद दिनों में शाम, इराक़ और लीबिया होंगे। और इसमें नुकसान किसका होगा? सिर्फ़ और सिर्फ अवाम का, क्योंकि तारीख़ बताती है खाना जंगियों में लाशें सिर्फ सिविलियंस की गिरती हैं, फ़ौजों को कोई नुकसान नहीं होता। सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी फ़ौज अपनी जगह बरकरार रहती है।